गुड मॉर्निंग क्लास। आज सदस्य शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि ये जो पेपर है इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है या इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारा कोर्स क्या क्या निर्धारित किया गया है। सबसे पहले तुम्हें जानना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। कि वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा की क्या भूमिका है, किस प्रकार से हमारी प्रारंभिक शिक्षा हमारे वर्तमान को प्रभावित करती है, या हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं तो किस प्रकार से हमारी प्रारंभिक शिक्षा वर्तमान भारतीय समाज को प्रभावित कर रही है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है इस पेपर के अंतर्गत शिक्षा की संकल्पना, अर्थ और महत्व। सबसे पहले हमें तो ये जानना जरूरी है शिक्षा है क्या, शिक्षा का अर्थ क्या है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शिक्षा की परिभाषा बताई है। कहा गया है कि शिक्षा बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है। फिर अगला है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य समय के साथ हमेशा शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित हुए हैं। वैदिक काल में या प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य कुछ और थे, मध्यकाल में कुछ और थे और वर्तमान में कुछ और होते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्या है समय के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित होते गए हैं। शिक्षा के प्रकार, अगला टॉपिक आता है शिक्षा के प्रकार। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि जैसे शिक्षा के मुख्य प्रकार है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। कि औपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं और निरौपचारिक शिक्षा क्या है। ठीक है, हम इसका डिटेल में जब एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है, निरौपचारिक क्या है। प्रारंभिक शिक्षा के पृष्ठभूमि, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि प्राचीन काल या फिर हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा और ब्रिटिश कालीन शिक्षा और वर्तमान की जो प्रारंभिक शिक्षा है कैसी हुई है या किस प्रकार से क्या व्यवस्था थी। जैसे कि वैदिक काल में शिक्षा ब्राह्मणी शिक्षा कहा गया है, ब्राह्मणों का आधिपत्य था। ठीक है, वहाँ पर आध्यात्मिकता पर ज़्यादा बल दिया गया। वहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति थी, लेकिन कहीं ना कहीं वैदिक में जो कमियां थी उसमें बौद्ध ने सुधार करने की, कहीं ना कहीं बौद्ध में शिक्षा सभी जातियों के लिए उपलब्ध हो गई थी। मुस्लिम काल क्योंकि मुस्लिमकालीन शिक्षा है या मध्यकालीन शिक्षा है उसमें मुस्लिमों का था, वो उनकी जो संस्कृति थी उनकी संस्कृति भी कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रभावित किए थे। ब्रिटिश वाले भी जब इंग्लैंड से या ब्रिटिश वाले भी विदेशी थे, उन्होंने जब यहाँ पर एक अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया तो उनकी भी संस्कृति का प्रभाव यहाँ की शिक्षा पर दिखाई दिया था। फिर जब हमारी स्वतंत्रता के बाद एक नए तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की रूपरेखा निर्धारित की गई। तो ये सारे जो प्रारंभिक शिक्षा के पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमें ये सब पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वैदिक कालीन शिक्षा में कैसी प्रारंभिक शिक्षा थी, बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी और मध्यकाल में शिक्षा कैसी थी और ब्रिटिश काल में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी और स्वतंत्रता के बाद या अब तक वर्तमान तक कैसी शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है, आपको इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है शिक्षा में आदर्शवाद। ये आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद ये सब दर्शन के विषय हैं कि आदर्शवाद में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, आदर्शवाद में शिक्षा की क्या भूमिका है, प्रकृतिवाद में शिक्षा की क्या भूमिका है, कि आदर्शवाद शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, प्रकृतिवाद कैसे शिक्षा को प्रभावित कर रहा है, प्रयोजनवाद जो विचारधारा शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। फिर अगला टॉपिक है भारतीय विचारक। भारतीय विचारक जैसे कि स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, यजुभाई, इन सभी के विचारों को हमें पढ़ना है। पाश्चात्य विचारक में है प्लेटो, रूसो, जॉन टेबी, फ्रॉबेल, मारिया मॉन्टेसरी, इनके विचारों को हमें पढ़ना है। अगला आता है शिक्षा और समाज।
इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि शिक्षा किस प्रकार से समाज को प्रभावित करती है, या एक समाज कैसे शिक्षा को प्रभावित करती है। शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा समाज को प्रभावित करती है, समाज शिक्षा को प्रभावित करती है। हम कहते हैं अगर समाज विकसित है तो शिक्षा में विकास होगा, या हम कहते हैं हमारी शिक्षा अगर विकसित है तो हम समाज को विकसित करते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बस ये है कि कैसे इन दोनों में समन्वय स्थापित करना है कैसे। फिर है शिक्षा के प्रभावी कारक, कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे कारक शिक्षा को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। उसमें कुछ सकारात्मक दृष्टि से, कुछ नकारात्मक दृष्टि से। कुछ ऐसे कारक हैं जो शिक्षा को विकसित करते हैं, कुछ ऐसे भी कारक हैं जैसे कि हमने कहा कि गरीबी, निर्धनता, या फिर अशिक्षा, या बहुत सारी चीज़ें, रूढ़िवादिता, ये सारी क्या है हमारी शिक्षा में गिरावट लाते हैं। अगला है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। किस प्रकार से शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में सहायक है। कहा गया है कि शिक्षा ही वह कड़ी है जो समाज को या समाज में परिवर्तन ला सकती है। अगला है विद्यालय और समुदाय, कि एक विद्यालय और समुदाय किस प्रकार से इन दोनों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। कहीं ना कहीं विद्यालय और समुदाय, ठीक है, विद्यालय को भी एक लघु समुदाय कहा गया है। विद्यालय को लघु समुदाय, जिस प्रकार से विद्यालय से ही जो बच्चे निकलते हैं उसी प्रकार से हमारा समाज बनता है, वैसे ही हमारा समुदाय बनता है। तो ज़रूरत है कि इन दोनों में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, या विद्यालय में जो शिक्षा दी जाए वो समुदाय में कितनी आवश्यक है, कितना उसकी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, इन सबको ध्यान करके हमें ये पढ़ना है। फिर उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, कि बहुत सारे जो नई चीज़ें हैं वो उभर रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, उदारीकरण क्या है। तो इन सब के बारे में हमें ये जो नए नए उभर रहे हैं मुद्दे, ठीक है, ये सब भी हमें पढ़ना है। मानवीय मूल्यों की शिक्षा, कि मानवीय मूल्यों की शिक्षा है क्या, कैसे इसका विकास किया जाता है। ठीक है, फिर मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका है, कि जो हमारे मूल्य होते हैं उसके विकास में परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका और विद्यालय की क्या भूमिका है। फिर है राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए शिक्षा की क्या भूमिका होती है। ठीक है, शिक्षा ही वो माध्यम होती है जो हमें राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में सहायक है, और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए भी शिक्षा ही सहायक होती है। फिर अगला है लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। हम मानते हैं कि आज पूरे विश्व में एक प्रजातंत्र लगभग चल रहा है, तो किस प्रकार से शिक्षा लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है, या हमारे वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण को किस प्रकार विकास कर सकता है, ये सारे टॉपिक हमें इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व।